हुआ भाई? चलिए बात बंद करिए, अब शांत हो जाइए। बताइए लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? हाँ, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में और प्योर हमने, भाई शांत हो जाइए, 4 बार जब तक नहीं बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर रेजिस्टिव सर्किट, 2 सर्किट पढ़े हैं ना। चलिए सुनिए, थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ था, एसी सोर्स था जिसका पोटेंशियल हमें पता था एट अ इंस्टेंट। जब टाइम t था तो उस केस में उसका पोटेंशियल v नॉट साइन ओमेगा t था। हमें देखना ये था कि इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है इसी इंस्टेंट पे, मतलब इसी टाइम पे I, उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या दोनों सेम फेज में होंगे, क्या कोई लैग करेगा या लीड करेगा। तो फाइनली जो भी डेरिवेशन किया गया था उस डेरिवेशन से हमें पता चला कि जो I था वो आया था I नॉट साइन ओमेगा t माइनस का π/2। क्या ये आया था? यहाँ से साफ पता चला कि करंट, जो नया करंट इसी टाइम t पे जो मिला है वो 90 डिग्री लैग कर गया है, मतलब पोटेंशियल आगे निकल गया और करंट 90 डिग्री पीछे रह गया है। तो इसके लिए हमने फेज़र डायग्राम बनाया था। तो फेज़र डायग्राम में मैंने बोला कि सपोज़ करिए कि ये अगर पोटेंशियल है, उस टाइम पे अगर उस पोटेंशियल की वैल्यू भी यहाँ है तो उस केस में I उससे कितनी डिग्री लैग कर जाएगा, 90 डिग्री लैग कर जाएगा, पीछे रह जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की गई होगी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम V को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, ये V है, तो हम देख रहे हैं जब ये 0 होगा तो ये -1 से स्टार्ट होगा क्योंकि करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए ये V है और यहाँ पे क्या स्टार्ट होने वाला है, I। तो I जब स्टार्ट होगा तो ये -1 से होगा और कहानी कुछ ऐसे इसकी चलती जाएगी, यूँ बनेगा। क्या यही रहेगा ऐसे ग्राफ? ठीक है, तो ये हमारा I हो गया और ये हमारा V हो गया, और हमेशा V से नीचे रहेगा कौन, I। ये I यहाँ देखो ये V नोड है और ये क्या कहलाएगा, I नोड कहलाएगा। क्लियर है? और क्या हमने आपको बताया सर, इसमें एक चीज़ ये है कि हम I नोड को क्या लिखे थे, तो सर I नोड को हमने लिखा था V नोड अपॉन में XL, याद होगा आपको, क्योंकि उसमें तो R आया था। जब ये रजिस्टर था तो V नोट बाई क्या था, R था, बट यहाँ पे I नोट की वैल्यू को मैंने V नोट अपॉन क्या लिखा था, XL लिखा था। सर ये XL क्या है, इसको हमने क्या नाम दिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है और इसका रेजिस्टेंस, जिसका नया नाम है, ये रेजिस्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको किससे डिनोट किया गया है, XL से। सर XL को किससे कंपेयर करके बनाया गया था, याद होगा ओमेगा इंटू L से। सर ओमेगा कितना होता है, 2πf। तो हमारे पास ये XL के 2 फॉर्मूले बन गए हैं और इसकी यूनिट हमने क्या बताई थी, ओम, क्योंकि ये सिंपल रेजिस्टेंस ही है तो यूनिट इसकी क्या रहेगी, ओम रहेगी। बस यही चीज़ तो हमने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये पढ़ा था। हेडिंग डालिएगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फिर न्यूमेरिकल किया जाएगा।
पहले इसको क्लियर कर लीजिए, बस ये 3 सर्किट पढ़ने के बाद से। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, या हेडिंग और भी मैं बोल सकता हूँ क्या, सर्किट, एसी सर्किट ओनली कंटेन क्या, कैपेसिटर। एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल क्या कंटेन करेगा, कैपेसिटर, इसी को बोला जाएगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट वर्ड जोड़ लीजिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो हेडिंग पड़ गया है। चलिए आइए, इसको जो पीछे पढ़े थे ये मिटा रहा हूँ मैं। अभी तीनों के लिए जो जो पढ़े हो ना एकदम याद हो जाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये 3 फार्मूले मिले हैं, ऐसे अभी हमारे पास बहुत फार्मूले मिलेंगे। अब हम आगे जो पढ़ेंगे ना, हम L को और R को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, हम L को और C को एक कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, हम L को, R को और C को एक कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। इसको बोला जाता है LR सर्किट, इसको बोला जाता है, देखो ये L है और ये C है तो LC सर्किट, और इसको बोला जाता है LCR सर्किट, ठीक है। ये हमारे पास 3 सर्किट हैं, ये तीनों सर्किट हमें पढ़ना है। एक सर्किट और बन सकता है, RC या CR सर्किट भी बन सकता है, जिसमें रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को एक साथ जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये CR सर्किट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये 3 जो हमारे सिलेबस में हैं, LR, LC एंड LCR, इन्हीं तीनों के लिए हमें सिंपल में, मुझे पूरे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, LCR सर्किट। पूरी कहानी इसी पे है, बट उसके लिए तुम्हें एक एक सर्किट अभी पहले पढ़ना है, देखना है कि क्या हो रहा है, तब तुम जोड़ पाओगे उन तीनों को एक साथ। तो उसी के लिए तुम्हें पहले ये पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले इनको समझ लो, तब वो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब देखिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो जाहिर सी बात है एक कैपेसिटर जोड़ा गया होगा, और एक कैपेसिटर इसको किससे जोड़ा गया होगा, तो AC सोर्स से जोड़ा गया होगा। AC सोर्स से जोड़ देते हैं। अब सिंपल आप खुद समझ जाएंगे कि वही चीज़ करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। सर इसका कैपेसिटेंस C ले लें, ये कैपेसिटेंस है ना कि इसका रजिस्टेंस है। जैसे अभी वहाँ सर्किट बनाए थे तो उसका इंडक्टेंस L था, मगर उसका रजिस्टेंस XL था, याद होगा आपको। तो वैसे ही इसका ये क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस है तो इसका मतलब ये मत समझना कि यही रजिस्टेंस है इसका, नहीं। अच्छा, एक इंस्टेंट हमने देखा, हमने घड़ी में देखा टाइम t हो रहा था, उस टाइम t में इधर का टर्मिनल प्लस और इधर का टर्मिनल क्या हो गया, माइनस, मतलब एज अ बैटरी की तरह ये बिहेव करने लगी। तो जाहिर सी बात है करंट इधर से निकलेगा और सर ये करंट आएगा I, और उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल कितना रहा होगा, तो सर V0 साइन ओमेगा t। ये तो हम हमेशा यही लेके चल रहे हैं, V0 साइन ओमेगा t, ठीक है। अब हमें पता फिर वही लगाना है कि सर जब ये टाइम t था तो पोटेंशियल इतना था, तो हमने केवल कैपेसिटर जोड़ दिया, तो करंट की वैल्यू क्या रही होगी, क्या ये भी इसी के फेज में रहा होगा, या लैग करेगा, या अब लीड कर जाएगा। क्योंकि पिछले वाले केस में तो करंट लैग किया है, हो सकता है इसमें लीड कर जाए या अभी भी लैग कर रहा हो, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, फिर इसमें क्या लगाते हैं, किरचॉफ। जैसे दोनों सर्किट में लगाए, इसमें भी क्या लगाएंगे, किरचॉफ। तो सर किरचॉफ लगाने के लिए देखिए, यहाँ से एक लूप लेते हैं, तो कहीं से ले लो, सपोज दैट यहाँ से लूप स्टार्ट किए, यहाँ से चले, फिर यहाँ पहुँच गए। तो सर यहाँ से जब चल रहे हो तो थोड़ा ध्यान से देखिए, माइनस से प्लस जा रहे हो, तो क्या प्लस रहेगा, पोटेंशियल भी हम कौन सा लगा रहे हैं रूल, KVL, चाहे तो लिख लेते हैं, बाकी सब में नहीं लिखे हैं, अप्लाइंग KVL। लूप का नाम देना है, दे दीजिए ABCD। तो कितना होगा, किस में अप्लाई कर रहे हो, ABCDA हो जाएगा क्या, A से चल रहे हो और A पे आ जा रहे हो, क्लियर है। तो बताओ यहाँ से माइनस से प्लस में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्लस का भी होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ से अब आए हो, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, यहाँ मिला कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो इसमें भी कुछ पोटेंशियल होगा, तो सर इसके पोटेंशियल को मैं कुछ E मान लेता हूँ। बट ध्यान से देखिए, ये प्लस है तो ये टर्मिनल प्लस हो गया होगा, और ये टर्मिनल क्या हो गया होगा, अरे ये प्लस है और ये किससे जुड़ा है, माइनस, तो ये प्लस है माइनस, बट लूप तुम्हारा किधर चल रहा है, प्लस से
अरे लूप कैसे चल रहा है, प्लस से माइनस, तो इसका मतलब करीब हो रहे हैं, तो साइन क्या लगेगा, माइनस ई, इसके ईएमएफ को ई मान लिया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। बस यही तो करना है, समझे हो इतनी बात, भी माइनस ई। बट ई की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर में पोटेंशियल C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है क्या, होता है क्या, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। इसमें जितना चार्ज आएगा Q, उसी से तो करंट I बना होगा, तो पहले Q निकालना पड़ेगा हमें, तो हम E की जगह पे क्या लिख देते हैं, V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। सर हमें C पता है बट Q नहीं पता है, Q तो निकालना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, हम इस वैल्यू को इधर और इसको इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास फाइनली बन जाएगा क्या, Q बाई सी इज इक्वल टू भी। और सर ये इधर भेज दीजिए, तो क्या हम इसको C भी लिख सकते हैं क्या, समझे हो ना, अरे Q बाई सी है, C इधर आ जाएगा तो C भी हो जाएगा, C भी किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। अच्छा सर Q की जगह पे हम देखिए ऐसे कर दें क्या, पहले रुकिए, अभी रहने दीजिए ऐसे, Q इज इक्वल टू सी, और भी की जगह पे क्या रख देते हैं, भी नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया। दोनों तरफ थोड़ा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, देखो क्या होता है। सर इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डी बाई डी टी, और इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डी बाई डी टी। अब तो समझ में आ गया होगा कि सर डी क्यू बाई डी टी ही क्या बनेगा, आई तो निकालना था मुझे, देन आई इज इक्वल टू, अब सर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सी और भी नॉट तो बाहर आ जाएंगे, ओनली किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो सी भी नॉट बाहर आ गया, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बाहर आ जाएगा, ओमेगा। समझ रहे हो ना, ये डिफ्रेंशिएशन है। इतना हो गया, तो आई की वैल्यू मिल गई। अब फिर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तुम्हें बार बार ये बात मैंने बताया है, ये समझो बात मेरी, मैंने हमेशा बताया है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आई का होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है ना। और सर भी का इक्वेशन क्या होता है, भी नॉट साइन ओमेगा टी, यही मेन इक्वेशन होते हैं, ठीक। बट यहाँ पे देखो थोड़ा, एक तो कॉस आ गया, दूसरी चीज़ ये आ गई, इसमें भी नॉट तो सर दिख रहा है बट आई लिख रहे हैं तो आई नॉट होना चाहिए, तो थोड़ा इस पे आओ, बताओ क्या दोनों तरफ आर से डिवाइड किए होगे तो भी अपॉन आर ही आई बना होगा, और भी नॉट अपॉन आर ही क्या बना होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि सर आई नॉट इज इक्वल टू भी नॉट बाई क्या हम लिखना पसंद करते हैं, आर। तो यहाँ पे सर भी नॉट तो है मगर आर नहीं दिख रहा है नीचे, तो एक बात बताओ, ये ओमेगा सी जो दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा बस ध्यान से देखो, क्या बताओ गलत कुछ किया हूँ, भी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, फिर ये ओमेगा सी ऊपर ही तो जाएगा। अब बताओ क्या भी नॉट हो गया, और ये पूरा क्या आर अब कहला सकता है, अब तो कहला सकता है यार। तो क्या आई इज इक्वल टू भी नॉट, और इस आर को आर न लिख के क्या मैं एक्स, ये सी है तो क्या एक्स सी लिख सकता हूँ, याद होगा जैसे उसमें इंडक्टर था तो क्या मैं एक्सएल लिखा था ना, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो उसके रेजिस्टेंस को किससे लिखूंगा, एक्स सी से, ठीक है। अभी बात करेंगे एक्स सी क्या है, इनटू में क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, क्या यही हुआ। अब बताओ क्या ये आई नॉट बन सकता है, हाँ सर, देन आई इज इक्वल टू आई नॉट, और इनटू में क्या है, कॉस ओमेगा टी। अब बस एक चीज़ को चेंज करना है सर, क्योंकि हमें करना है कंपेयर, यहाँ पे आ रहा है कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी। तो सर कॉस को साइन में चेंज करिए, कैसे चेंज करेंगे, तो सर बताइए, कॉस ओमेगा टी अगर है, देखो ध्यान से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, ओमेगा टी है तो क्या ओमेगा टी हो जाएगा, अरे साइन 90 माइनस थीटा ही तो कॉस थीटा कहलाएगा। या हम कॉस ओमेगा टी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस थीटा, दोनों लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, अरे ये तो पढ़े होगे भाई, ये तो क्लास 10th में ही पढ़े होगे, ठीक है। 90 तक का तो एलाइड एंगल क्लास 9th में ही पढ़ाया गया है। आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे
सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और उसका जो भी चेला है कोसेक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टेन, और यहाँ पे कॉस, ठीक है, टेन का कॉट और इसका सेक, ठीक है, ये ऑल होते हैं। अब एक बात बताओ, फर्स्ट में यहाँ 0, यहाँ 90, 180, 270। अब एक बात हमने आपसे बताई होगी कि वाई एंगल पे कोई चेंज नहीं होता है, वाई एंगल, सॉरी गलत बोला, वाई एंगल पे चेंज होता है और एक्स पे चेंज। तो 90 में आपने कुछ जोड़ा या घटाया, 90 में से कुछ घटाया तो फर्स्ट में ही तो रहोगे, फर्स्ट में रहोगे, तो सब पॉजिटिव है तो सर कॉस भी पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा। और दूसरी बात सर 90 माइनस थीटा है तो चेंज तो होना तय है, क्योंकि किस पे है, वाई डिग्री, वाई वाली एक्सिस पे है, तो सर 90 में से कुछ घटा तो जाहिर सी बात है चेंज हो गया, और कॉस चेंज होगा, मतलब ये साइन 90 माइनस है तो साइन चेंज होकर किस में आ जाएगा, कॉस में। इसी तरह यहाँ पे भी है, सर अब 90 में कुछ जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन क्या होता है, तो साइन पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही देगा आंसर, तो पॉजिटिव दे रहा है यहाँ पे। और 90 है तो सर चेंज तो होगा ही, चेंज होगा तो साइन चेंज होके फिर किस में जाएगा, कॉस में, तो यही बनेगा, दोनों लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू आई नॉट क्या हो जाएगा, कॉस हटा देंगे और लिखेंगे साइन, और हम ये लिखेंगे, क्यों पता है, हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए ओमेगा टी प्लस π/2 या ओमेगा टी प्लस 90। ओमेगा टी को पहले रखना है, उसके बाद ना उसमें कुछ जोड़ोगे घटाओगे, तब ना तुम कंपेयर कर पाओगे कि भाई ओमेगा टी में कुछ जुड़ रहा है कि ओमेगा टी में कुछ घट रहा है। तो ओमेगा टी या तो प्लस करो या ओमेगा टी क्या करो, माइनस। तो ओमेगा टी इसमें माइनस तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो हमें इसी को लेना पड़ेगा। तो मैंने ये वाला टर्म लिया है ओमेगा टी प्लस π/2। अब साफ पता चल रहा है ये देखने से कि ओमेगा टी में कुछ जुड़ गया, तो करंट लीड किया कि लैग किया, लीड किया। पोटेंशियल से कितनी डिग्री लीड कर रहा है, π/2। क्लियर है इतनी बात। तो अब हम इसका बनाएंगे क्या, फेजर डायग्राम एंड ग्राफिकल। तो पहले ग्राफिकल आते, ग्राफ में आओ, बताओ ग्राफ देखो भाई, ये बन गया भी, ठीक है, ये क्या है भी, डॉट डॉट जो बनाऊंगा वो आई होगा। तो सर भी चल रहा है, अब आई उससे लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है तो क्या +1 से स्टार्ट होगा क्या, जब ये 0 था तो ये क्या रहा होगा +1। तो क्या कहानी ऐसे चलेगी, समझ रहे हो इतनी बात। जब देखो ये 0 है तो ये 1 है, जब ये 1 है तो ये क्या हो गया 0, आगे निकल जा रहा है। जब तक ये 1 हो रहा है तब तक ये 1 होके 0 हो गया, समझ रहे हो। फिर उसके बाद से जब ये 0 हो रहा है तब तक ये कहाँ पहुँच गया -1, और जब तक ये -1 पहुँच रहा है तब तक ये क्या हो गया 0, और जब फिर ये 0 पहुँच रहा है तब तक फिर ये कहाँ पहुँच गया 1। तो क्या लीड ही तो कर रहा है, करंट आगे निकल गया। मतलब अब इसका हम फेजर डायग्राम, ये आई है और ये क्या है भी है। और मैक्सिमम कौन रहेगा, थोड़ा सा इसको नीचे से बनाना, मैक्सिमम कौन रहेगा V0, और कम कौन रहेगा I0। ये हमेशा रहेगा, याद रख, बताया गया है क्यों रहेगा। फेजर डायग्राम में आइए, बताइए फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या ये हमारा हो गया भी, क्या ये भी हो गया, और उससे लीड कर रहा है कितने डिग्री 90, तो क्या ये बन जाएगा I फेजर डायग्राम। अगर इसको ग्राफ पे बनाना है तो क्या हम आपको बताए थे सर्कल वाले फिगर में, थोड़ा बताओ सर्कल वाले फिगर में बताओ। अगर ध्यान से देखो, क्या ये वाला जो ये डार्क कर दिए हैं ये अगर भी है तो क्या यहाँ से एक सर्कल बनेगा, ऐसे बनेगा ना। या यहाँ से अगर नहीं बना रहे हो तो तुम यहाँ बना लो, ये तो मान लो ग्राफ है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस। सर टाइम t हुआ ना, तो यहाँ पे भी था, कितने टाइम पे t, तो ओमेगा t एंगल बन गया। अब बताओ इसे कितने डिग्री आगे करंट निकला है 90, तो इससे 90 डिग्री आगे निकाल दें। मगर क्या उसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, नहीं, थोड़ा सा छोटा होगा,
तो क्या सर वो 90 डिग्री आगे तो निकल गया, मगर इससे मैग्नीट्यूड छोटा है, तो क्या उसके लिए सर्कल ऐसे बन जाएगा क्या? समझ गए? तो कितने डिग्री आगे निकल गया है इससे? 90 π/2। समझ गए हो इतनी बात? ये ऐसे बनता है फेजर डायग्राम। बस हम उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म ये बना दे रहे हैं, बट एक्चुअल में तो ये बना होगा ना फेजर डायग्राम। याद होगा मैंने फिगर बनाया था फेजर डायग्राम का। अच्छा, अब थोड़ा बात करो सर, आई नॉट इज इक्वल टू क्या आपने रखा था? बोलो भाई, आई नॉट क्या रखा मैंने? भी नॉट अपॉन 1 अपॉन रखा क्या? और 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह पे मैंने क्या नाम भी बोला था? एक्स सी बोला था क्या? सर एक्स सी क्या कहलाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहलाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है इतनी बात? सर एक्स सी की वैल्यू कितनी होगी? तो कंपेयर कर दीजिए 1 अपॉन ओमेगा सी। अरे एक्स सी और ये 1 अपॉन ओमेगा सी, क्या यही तो कंपेयर होके आएगा? सर ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हैं? 2πf। तो क्या 2πfc भी बन जाएगा? यूनिट क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या रहेगा? ओम। थोड़ा बताइए, अगर हम XC और F में ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा? क्या XC इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F है? क्या ऐसे बनेगा पैराबोला ग्राफ? क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि XC इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? F। थोड़ा इंडक्टर वाले में आना, इससे पहले जो पढ़े हो, रुक जाओ भाई अभी लिख लेना। इंडक्टर वाले में आओ तो XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या था? L। तो ओमेगा की जगह पे क्या रखे थे? 2πfl। अगर XL और F में ग्राफ बनाना होता तो क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता? क्योंकि XL इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? F, जबकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस घटता है, जबकि इंडक्टर में अलग कहानी चल रही थी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक घट रहा है तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जबकि इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी आगे ये बात बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है ना, हम फ्रीक्वेंसी से क्यों बार बार रिलेट कर रहे हैं, ये पूरा सर्किट हम बस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे, जैसे मान लो मैं फ़ोन चला रहा हूँ या मैं रेडियो चला रहा हूँ या टीवी चला रहा हूँ, कुछ भी ऐसे चीज़ जो सिग्नल से वर्क कर रहे हैं, तो तुमने सोचा है कि कभी क्यों मैं रेडियो पे 91.9 लगाता हूँ तो एक FM पकड़ लेता है, कभी मैं 93.5 लगाता हूँ तो कोई दूसरा FM पकड़ लेता है? ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो अलग अलग चैनल आ जाता है? उस सारी कहानी इसी की होती है। आप फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे एक मतलब प्रोग्राम सेट करके रखा गया होता है। उस पे जैसे तुम पहुंचोगे अपने आप क्या हो जाएगा, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी सेट की 91.1, तो उसमें कैपेसिटर को आपने जैसे चेंज किया, उसी से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बढ़ते 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 91.1 आया, तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी लो हो गई, किसी फ्रीक्वेंसी को पहुंच गया होगा और उस फ्रीक्वेंसी पे प्रोग्राम सेट करके रखा गया है। बट अभी ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हम जब तीनों को कंबाइन करते हैं तब हमें समझ में आएगा कि एक बढ़ाएंगे तो एक घटने लगेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ने लगेगा। आपने देखा ना, अभी इंडक्टर बढ़ रहा है, इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, जबकि इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। तो ये LCR सर्किट से ही हमारा सारा ट्यूनिंग बनता है। जितनी ट्यूनिंग वाली चीज़ है, जैसे टेलीविज़न में रिमोट दाबते हो, रिमोट से पहले छोड़ दो, रिमोट तो अब आ गया, उसमें RF रिमोट है, AF रिमोट है, जो भी रिमोट आप यूज़ कर रहे हो, उससे पहले जो आप टीवी देखे होगे तो उसमें आप चैनल बदलते थे ऐसे करके, ब्लैक एंड वाइट टीवी जो आते थे, तो उसमें आप ट्यूनिंग करते थे, घुमाते थे। तो अगर आपके पास बहुत कम चैनल हैं तो एक नेशनल चैनल पकड़ लिया, नेशनल जो डिश आता था DD का, ठीक है, दूरदर्शन जिसको कहते थे। थोड़ा सा और घुमाया तो DD न्यूज़ पकड़ लिया, थोड़ा सा और घुमाया DD स्पोर्ट पकड़ लिया।
तो ये चैनल क्यों पकड़ रहे थे, उसमें लगा था LCR सर्किट। वैसे रेडियो में भी होता है, रेडियो में भी पहले ट्यूनिंग होती थी, उसमें भी LCR होता था। जितनी भी फ्रीक्वेंसी पकड़ाने वाले हमारे चैनल या कुछ ऐसे प्रोग्राम बने हैं, उन सब में इन्हीं सर्किटों का यूज़ किया जाता है। ये अभी कंबाइन होंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, बट सारा खेल इसी फ्रीक्वेंसी का है। इसीलिए मैं ये ग्राफ बना दिया हूँ। इस पीछे वाले फिगर में जो ख़त्म किए थे उसमें कहीं साइड में ये ग्राफ बना लेना, और इसका ग्राफ यहाँ बनाना। पूरा लिख लो जल्दी फटाक से, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा ही है 5 मिनट लिखने के लिए। अब इनको एकदम याद कर लेना है, कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है, एकदम मुंह पे रटा होना चाहिए। हो गया? मिटा दें इधर का ये।
मिटाए भाई ये सब। जल्दी छापो। छपा गया। ओके। चलिए, हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो तीनों हमने पढ़ी है। प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। ठीक है, हमारे पास ये 3 सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। तीनों को समराइज़ करने के लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ। आप खुद अपने मन से, बिना अभी कुछ कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं लिख रहा हूँ, आप पहले एकदम आराम से इत्मीनान से देखते चलिएगा। याद इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, और एक शॉर्ट फॉर्म में आपके कॉपी में रहेगा तो याद भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने ग्राफ फिगर जो बनाया, फिगर में एक रेजिस्टेंस लिया, एक एसी सोर्स लिया। सर रेजिस्टेंस इसका कितना लिया गया है? आर। ध्यान देना, इसका रेजिस्टेंस एक खुद है आर। सर यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ माइनस, v इज इक्वल टू क्या लिया? v नॉट साइन ओमेगा टी। तो सर आई कितना आया? डेरिवेशन नहीं करना है इसमें बस लिखना है हमें। तो v ये था, तो सर आई इसमें फ्लो होने वाला कितना आया? आई नॉट साइन ओमेगा टी। सर दोनों सेम फेस में रहते हैं। ठीक है, दोनों इसमें क्या रहते हैं? सेम फेज में। सर आई नॉट की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? तो सर v नॉट अपॉन आर, क्योंकि सिंपल रेजिस्टेंस दे दिया था, और निकालने के लिए क्या लगाया गया था? किरचॉफ रूल, याद होगा आपको। तो सर आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी? v नॉट बाई आर। इसमें तो बस इतना ही किया गया। फिर बनाया गया ग्राफ। सर ग्राफ जब बनाया गया तो ग्राफ में हमने क्या देखा कि सर जैसे भी चल रहा है उसी फेज में क्या चलेगा? आई। न कोई लीड करेगा न कोई लैग करेगा, मगर नीचे कौन रहेगा? आई। सर ये हो जाएगा v नॉट, और ये क्या हो जाएगा? आई नॉट। ठीक है, फेज़र डायग्राम सिंपल वाला बना रहे, आप सर्कल वाला याद रखिएगा। फेज़र डायग्राम में ये हो गया v सर, तो उसी फेज में क्या चलेगा? आई, मगर v का मैग्नीट्यूड बड़ा है और i का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? छोटा। बस इतना ही चीज़ तो पढ़ा है, और कुछ पढ़ा इसमें नहीं, बस यही याद रखना है। ठीक है, बाकी ये कैसे आया है? किरचॉफ रूल लगा के आया है। ठीक है, ये तो तुम कर ही लोगे। दूसरा, इंडक्टर वाले केस में आओ। अच्छा, इसमें देखो कोई ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया गया था, कुछ नहीं किया गया था, सिंपल आ गया था। जैसे किरचॉफ लगाओगे तुरंत ही आ जाएगा। मगर इसमें तुम्हें याद होगा कि इंटीग्रेशन किया गया था, याद है? इंटीग्रेशन, और इसमें डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ नहीं, इंटीग्रेशन और इसमें डिफरेंशिएशन। ऐसे याद रखना है, चाहे तो इसको भी कहीं लिख सकते हो कि इसमें इंटीग्रेशन किए हैं और इसमें डिफरेंशिएशन। एक इंस्टेंट पे इसमें v की वैल्यू v नॉट कितनी थी? साइन ओमेगा टी। इसका इंडक्टर कितना था? L। और जो हमने निकाला था फाइनली, इसका रेजिस्टेंस XL था। अभी ये लिखा नहीं जाएगा, बट हम लिख दिए क्योंकि हमें पता है, अब हम कर चुके हैं। I कितना होगा? तो सर I निकलेगा कितना? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। सर करंट इसमें लैग कर जाता है, और लीड कौन कर गया है यहाँ पे? वोल्टेज। ठीक है, तो इसका हम क्या बनाएं? आप पहले बनाने से पहले हम आई नॉट की बात कर लेते हैं। तो सर आई नॉट की वैल्यू क्या यहाँ पे मिलेगी? v नॉट अपॉन में XL। ठीक है, सर XL की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ओमेगा L, और ओमेगा क्या था हमारे पास? 2πf L। ये हो जाएगा XL। सर यूनिट तो पता है, इनकी यूनिट क्या होगी? ओम। ठीक है, इनके ग्राफ में अगर देखें तो हमने अभी ग्राफ बना के बताया, XL और F के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि XL इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? F। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने क्या बना दिया? इनका डायग्राम। डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कौन आगे चलेगा? भी लीड कर रहा है। लैग कौन कर रहा है? करंट। कितने डिग्री? 90। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा इस वाले केस में? ये थोड़ा शार्प हो गया, सही कर लेना। कुछ ऐसे बनता हुआ जाएगा। ठीक है, और फेजर डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे क्या चल रहा है? भी, तो वहाँ से कितने डिग्री नीचे आ जाएगा करंट? 90 डिग्री। 90 डिग्री।
π/2 क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा। इसके अलावा और कुछ पढ़ा है इसमें? नहीं, सिंपल सी बात है, यही है, इसी को याद रखना। फिर इसमें हमने क्या देखा सर? इसमें हमने देखा, सॉरी, कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर में फिर वही कहानी सर, इसका भी कितना था, V0 sin ओमेगा टी, ये प्लस ए माइनस, कैपेसिटेंस कितना C, इधर का प्लस ए क्या हो गया होगा, माइनस। सर करंट कितना जाएगा, I, तो हमने I निकाला तो I कितना आया था, I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, यही आया था। तो सर करंट आगे निकल गया, कितने डिग्री, π/2, इसमें लीड कर रहा है करंट और इसमें क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये डिफ्रेंसिएशन करके आया, जबकि ये कैसे आया था, इंटीग्रेशन करके आया था। और बताओ और क्या आप लिखेंगे, I0, सर I0 की जगह पे V0 अपॉन में क्या था, XC, सर XC क्या था, 1/ओमेगा C, ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2πfc, यूनिट अभी भी क्या होगा, ओम होगा। और ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कितना होगा हमारे पास, क्या यही ग्राफ जो बना है यही होगा, ये हमारा किसका हो जाएगा, XC और किसके बीच में, F के बीच में, बिकॉज XC इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द F। बात करें फेज़र डायग्राम और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में, तो अगर ये हमारे पास भी है तो क्या करंट उससे 90 डिग्री लीड कर रहा होगा, तो क्या कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ हमारे पास, समझ रहे हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, V0, और ये क्या है हमारे पास, I0। फेज़र डायग्राम में आएंगे तो भी यहाँ चल रहा होगा, तो I उससे कितना डिग्री आगे निकल जाएगा, 90 डिग्री आगे निकल, बस खत्म, याद रहेगा, घर पे जाके बना लोगे ना। अभी क्या कह रहे हो, बन जाएगा भाई, घर पे भी बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, मेन मुद्दा आप क्वेश्चन का है। चलो लिखो क्वेश्चन। YouTube पे मैं वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पे, सारा ही आपका सारा वीडियो पड़ा है, वहीं जाके स्क्रीनशॉट ले लेना बंदा, इतना टाइम नहीं है। डेली का वीडियो YouTube पे मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से जाके आप अपने क्लास का वीडियो देख सकते हैं। मेरे नाम से है चैनल। चलो क्वेश्चन लिखो, नोट करें। आप नेम से सर्च करना, आ जाएगा, फ़ोटो लगा होगा, नहीं होगा तो वीडियो तो ऐसे पड़े होंगे, दिख जाएंगे, पीला पीला बोर्ड जहाँ दिखेगा समझ जाना, बाकी और तो बोर्ड होगा नहीं। ये आपका है, देख लो, फिजिक्स आगे लिखा होगा बाई सौरभ सर। ठीक है, सर्च करोगे तो ऊपर द न्यू स्पीड का लोगो लगा है। बहुत सब्सक्राइबर नहीं है भाई, मगर ठीक है, 300-400 500 है। अभी कंटेंट आ जाएगा तो बढ़ जाएंगे, अभी 400 300 350 हो गए हैं। हाँ तो बोल तो रहे हैं, तो YouTube के लिए थोड़े बना रहे हैं, तुम्हारे लिए बना रहे हैं। तुम हो सकता है अभी ऐप पे पढ़े ना पढ़े, डिलीट हो जाए, वहाँ रहेगा तो कभी तो पढ़ सकते हो ना, मिटा देना ये सब। अब ऐसा नहीं मत सोचना कि अब तो सर बता दिए वहीं से पढ़ेंगे, मतलब यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। ठीक है, मगर एक दिन लेट पड़ता है वीडियो, मतलब आज का वीडियो हो सकता है शाम में पढ़े या कल पढ़े, पढ़ेगा ज़रूर मगर लेट पढ़ेगा। और हो सकता है मान लो हम कल डालें और कल फिर क्लास ले लिए, तो आज वाला लेक्चर समझे ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ है। लिखिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन किस पे आएगा, एक्सेल एक्ससी, यही अभी तक 2 नए फॉर्मूले मिले हैं।
बाकी तो कुछ ऐसा फॉर्मूला मिला नहीं। तो अभी तक हमारे पास इसी पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। लिखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ करेंट इन द एसी सर्किट, जल्दी से बताइएगा, कंटेनिंग क्या कंटेन कर रहा है, आर, रुक जाना भाई, गलत हो गया क्या, कुछ गलत ही हो गया। मैंने आपको आरसी सर्किट का क्वेश्चन दे दिया, इसमें सी भी कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या लिखे हैं अब ये तो कर लोगे। देखो मैं क्वेश्चन में अब चेंज क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट कंटेनिंग आर, कुछ भी दे दिया एज अ 50 ओम एट अ टाइम 1/300 सेकेंड with a frequency 50 हर्ट्ज। बस अभी क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने लिख दिया ऐसा, बट एक कोई क्वेश्चन भी ऐसा है नहीं। अब बताओ, हमें पता है ना कि एक एसी सर्किट है और उसमें एक इंडक्टेंस आर लगा है, तो करंट की वैल्यू निकालेंगे आई कौन सा करंट निकालना है पहले सोच के देखो। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज एंड सप्लाई जो है वो लिख लेना 200 वोल्ट, सप्लाई 200 वोल्ट का दिया है। 50 हर्ट्ज और 200 वोल्ट के सप्लाई से एसी सर्किट कनेक्टेड है, ठीक है। और कितने सेकंड में करंट बताना है, 1/300 सेकंड। और क्या उसमें जोड़ा गया है, रजिस्टेंस, मतलब जाहिर सी बात है कैसी सर्किट है, प्योर रजिस्टिव। सर प्योर रजिस्टिव में करंट का फॉर्मूला एट अ इंस्टेंट पे कितना होता है, सेम फॉर्म में चलता है ना, लैग करता है कि लीड करता है, सेम फेस में। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी ही तो बस लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा। तो सर आई नॉट तो नहीं पता है ना, नहीं पता है सर, आई नॉट निकालना पड़ेगा। अच्छा सर ये क्या दिया है, सप्लाई है, तो क्या वी आर एम एस दिया है क्या, सप्लाई मतलब वी आर एम एस। सर वी आर एम एस कितना होता है, वी नॉट बाई √2 होता है क्या, तो क्या यहाँ से वी नॉट आ जाएगा, वी नॉट कितना होगा, वी आर एम एस इंटू में √2। तो सर वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 200 √2। क्या वी नॉट मिल गया, सर वी नॉट मिल गया है, तो क्या आई नॉट मिल जाएगा। हाँ सर, आई नॉट की जगह पे क्या रखेंगे बोलिएगा, वी नॉट अपॉन आर। ये कितना चल रहा है, साइन ओमेगा की जगह पे कितना रखें, 2πf इंटू में टी। अब सारी वैल्यू उठा के रख दो, वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 200 √2, आर कितना है, क्वेश्चन में दिया है 50, साइन 2πf, एफ कितना है 50, टाइम कितना है 1/300। बताओ क्या निकल जाएगा करंट। हाँ सर एकदम सिंपल है सर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 30 15 बार में, और 5 से कितनी बार में, 3 टाइम्स में। सर 0 से 0 काट दीजिए, 5 से ये काट दीजिए 4 बार में। सर 4√2 हो गया, और ये हो गया कितना, साइन π/3, π/3 मतलब 60, देन 4√2 √3/2, 2 से ये कट गया 2 बार में, तो सर हो जाएगा 2√6 एम्पियर इज द करेंट एट द 1/3 सेकेंड when resistance connected R is equal to 50 ohm। एम्पियर है ये, समझे हो बात। तो बस क्वेश्चन मैंने बना दिया ऐसे, आप खुद समझ सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ये प्रीवियस जो हम क्वेश्चन किए हैं ना, पूरा उसी का खेल है, वी आर एम एस से वी नॉट निकालना था, बाकी ये तो सब कर लेंगे। चलो अब लिखो क्वेश्चन, इस टॉपिक पे आओ। मिटाए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 100 हर्ट्ज
AC is flowing in a 14 mH। mH मतलब समझ गए होगे, बोलो। 14 mH, H कैपिटल है, मिली हेनरी। M अगर स्मॉल होता है तो मिली होता है, M कैपिटल होता है तो बोलो भाई। जैसे मान लो हम ये लिख दिए और ये लिख दिए तो सर 10 टू द पावर -3 ओम हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 6, मतलब ये मेगा होता है और ये मिली होता है। अच्छा, जैसे आपने ये नाम सुना होगा ना, ये तो सब सुने होंगे, इतना ही तो हम चाहते हैं, MBPS नहीं सुने हो? अरे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ना जो, MBPS क्या फुल फॉर्म होता है? दोनों अलग अलग चीज़ है। देखो कैपिटल लेटर में लिखने से बातें बदल जाती हैं, याद है किसी को? मिलियन अगर स्मॉल होगा बाइट पर सेकेंड, और अगर ये कैपिटल हो जाएगा तो सब वही रहेगा, मिलियन बिट पर सेकेंड हो जाएगा। बिट और बाइट में दोनों में वो डिफरेंस होता है, याद होगा आपको, बाइट और बिट अगर कंप्यूटर में पढ़ा होगा तो वही कहानी यहाँ पे है। स्मॉल एम और कैपिटल एम में चीज़ें बदल रही हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला स्मॉल एम है, मिली हेनरी है, ठीक है? सुनिए, मिली हेनरी क्वाइल, क्वाइल है, फाइंड इट्स रिएक्टेंस। मिलियन को वहाँ पे बहुत लोग मेगा भी बोलते हैं, वो भी सही है। 10 टू द पावर 6 का मतलब मिलियन ही होता है, समझ रहे हो ना? 10 टू द पावर 6 का मतलब मिलियन ही होगा ना, 10 लाख है। जल्दी बताइए। बोला है क्वाइल 100 हर्ट्ज AC से फ्लो कर रही है, मतलब उसमें सप्लाई है AC का। 14 mH क्वाइल का अगर इंडक्टेंस है, क्वाइल का इंडक्टेंस होता है ना, हेनरी का मतलब L है, ये 14 mH उसका इंडक्टेंस है, तो हमसे बोला है उसका रिएक्टेंस कितना होगा। देन ये क्वाइल है तो क्वाइल का रिएक्टेंस XL होता है, और सल XL कितना होता है, ओमेगा इंटू L, बस ख़त्म हो गया। 2 पाई F इंटू में क्या हो जाएगा, L। 2 पाई की जगह पे अभी पाई में ही रहने दो, चलो आंसर को। F कितना दिया है सर, 100, तो 100 लिख देंगे, और L की जगह पे कितना दिया है, 14 अपॉन में कितना, 1000। अरे 10 टू द पावर -3 क्या नीचे भेज देंगे, 2 जीरो से क्या 2 जीरो कट जाएगा, कटेगा। इसको क्या 22/7 रख दें सर, ये 2 से काट दें, 2 पचे 10, 2 7 जा 14, 7 से 7 कट गया, कितना हुआ ऊपर, 44 अपॉन, सॉल्व कर लोगे अब, 8.8 क्या रिएक्टेंस है, ओम ही होगा, समझे हो? बताओ दूसरे का आंसर। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25.0 मिली हेनरी is connected to a source of a 220 volt. Find the inductive reactance
find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is a 50 हर्ट्ज। जल्दी से बताइए इसका भी आंसर। बोला है एक प्योर इंडक्टर है जिसमें 25 मिली हेनरी कनेक्ट है, क्वाइल ही होगा, हेनरी में है तो, और सोर्स है 220 वोल्ट का। तो हमसे बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट कितना होगा, दो चीज़ निकालना है, एक्सएल और आई आर एम एस। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट आई आर एम एस। कब? जब फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 50 हर्ट्ज। जल्दी से बताइए आंसर। आया? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, आप जल्दी बताइए उसका आंसर, ऑफ अ करंट व्हेन एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी is connected to an AC source 200 volt and 50 hertz supply। बोलो भाई उसका आंसर आया कितना आया? क्या निकालो? एक्सेल। पहले एक्सेल बोलो। क्या बना रहे हो पीछे? 2 पाई FL, 2 पाई की जगह पे 22 बाई, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है और L कितना दिया है? 25/100, सॉरी 1000, यही होगा ना, मिली हेनरी है 25/1000। एक ही तो कटा, 5 से कितनी बार में? 5 से कितनी बार में? 2 से और 2 से, सब कट पिट गया। 11/5/7, 7 से कटेगा कितनी बार में? 7 टाइम में जाएगा, कितना बचेगा? 5 और 1 6, 7.9 आएगा क्या? एक्सेल 7.9 ओम में ना, ओम में लिखना। हाँ ठीक है, 8 हो। आई बताओ, आई में कौन सा आई निकालना है सर? आरएमएस। आई आरएमएस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? भी आरएमएस अपॉन में, और ये इंडक्टर है, अरे I इज इक्वल टू भी अपॉन आर ही तो होता है, तो I RMS है तो भी RMS अपॉन होगा। अब सुनो, इधर बात बंद करो, ध्यान से सुनो। क्या कहीं यहाँ पे वोल्टेज दिया है? मगर ये सप्लाई है, तो जाहिर सी बात है क्या ये RMS होगा? दिया है ना, इस कनेक्टेड टू, तो डायरेक्ट क्या रख दें फिर वैल्यू यहाँ पे? भी RMS ही तो होगा ये। 220 और एक्सेल कितना निकाला है आपने? सॉल्व कर लीजिए, मिल जाएगा। इसमें आइए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ करंट, मतलब क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ करंट। क्या आई नॉट निकालना है? सर्किट में क्या जोड़ा गया है? इंडक्टर, तो फॉर्मूला क्या? भी नॉट अपॉन में एक्सेल होगा क्या? सिंपल सी बात है सर, I इज इक्वल टू भी अपॉन आर।
आर की जगह पे एल इसलिए लिखा एक्सएल क्योंकि इंडक्टर है। सर भी नॉट की वैल्यू दी है? नहीं सर, ये सप्लाई है। तो क्या 200 वोल्ट से हम आरएमएस दिया है तो क्या भी नॉट निकाल सकते हैं? क्या लिखेंगे? √2 इंटू भी आर एम एस अपॉन में एक्सएल। एक्सएल को क्या 2πf लिखा जा सकता है इंटू में एल? अरे एक्सएल तो ओमेगा इंटू एल ही होता है, ओमेगा की जगह 2πf है। अब बताओ √2 और ये कितना हो गया 200 अपॉन में 2 पाई की जगह पे 22/7 कितने की फ्रीक्वेंसी है 50। और इंडक्टर देखो कितने हेनरी का है 1, तो इनटू में क्या लिख दिया जाएगा 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया और 2 से ये कट गया और 2 से ये कट गया। देन 7√2/11 7√2/11 यही आंसर है। √2 की वैल्यू रख के इसको चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 1.414 अपॉन में 11 पॉइंट में आंसर तो लाना ही पड़ेगा। वहाँ भी छोड़ दोगे तो आंसर सही है, कुछ गलत नहीं है। यूनिट क्या होगी एम्पियर, क्योंकि निकाल रहे हो करंट। यूनिट जरूर लगाना जहाँ पे जो निकाल रहे हो। यहाँ पे भी जब सॉल्व करके इसको लिखना तो यूनिट लिख देना एम्पियर। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करने में हमें समय नहीं लगने चाहिए। 3 क्वेश्चन हुए अभी। लिखे नया क्वेश्चन, चलिए लिखिए। इस पे क्वाइल वाले पे क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर चलते हैं उस पे। अ क्वाइल हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, ठीक है, ऑफ 1 हेनरी। क्या पूछा है अब फर्स्ट यहाँ से लिख दिए। एट अ व्हाट फ्रीक्वेंसी, at a what frequency will it have a reactance, will it have a reactance 3142 ohm। दूसरा what should be the capacity of capacitor which have the same reactance। अच्छा क्वेश्चन है, which have the same reactance at a same frequency। बोलो, हो जाएगा? करिए करिए करिए, जल्दी से करिए। क्वेश्चन करना, ये नोट मत करो, पहले क्वेश्चन करो जो दिए हैं, वहाँ दिमाग लगाओ पहले।
आया भाई उसका आंसर? मिला? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले वाले ये जो उधर क्वेश्चन लिखा है, पहले इसमें क्या पूछा है, एट अ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल हैव द रिएक्टेंस दिस। तो पहले देखो क्वाइल है ना, तो वो रिएक्टेंस है तो क्या एक्सेल कहलाएगा। बस ये तुम्हें समझना पड़ेगा सर, ये रिएक्टेंस लिखा, अब ये नहीं लिखा कि इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है। तो तुम क्वेश्चन में देखो सर क्वाइल है, तो क्वाइल है तो उसका रिएक्टेंस एक्सेल कहलाएगा। देन एक्सेल कितना दिया है, 3142 ओम, यही दिया है। हमें क्या निकालना है सर, एट अ व्हाट फ्रीक्वेंसी, मतलब सर एक्सेल की जगह पे 2 पाई FL लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3142 ओम के इक्वल होगा। सर हमसे क्या पूछा है, एट अ व्हाट फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या F पूछा है, तो सर सब वैल्यू रख देते हैं। 2 इंटू 22/7 रख दिया, चाहे चलो अभी हम पाई को पाई में ही रहने देते हैं। 2 पाई और F की जगह पे क्या दिया है, ये तो निकालना है सर, L दिया है, कितने हेनरी का इंडक्टेंस है, 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। 3142, देन F इज इक्वल टू 3142 अपॉन में कितना हो गया, 2 पाई। सॉल्व कर लो तो एक नंबर में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन में आओ, बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन में पहला पार्ट हो गया, दूसरे में अगर आए तो व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटी को क्या C कहते हैं क्या, अरे कैपेसिटेंस ही कैपेसिटी कहलाती है, तो सर C निकालना है। कब सर, जब सेम रिएक्टेंस, मतलब अब कैपेसिटर है तो रिएक्टेंस XC हो जाएगा, और सेम बोला है मतलब यही रहेगा सर, 3142 ओम। तो सर XC कितना होता है, अच्छा सेम रिएक्टेंस एट अ सेम फ्रीक्वेंसी, तो XC की जगह पे सर क्या रखते हैं, 1 अपॉन, अरे भाई ओमेगा C होता है, ओमेगा की जगह पे क्या रखा जाएगा, 2 पाई FC, इसकी वैल्यू 3100। अब बताओ 1 अपॉन 2 पाई और F की जगह पे सेम फ्रीक्वेंसी 3142 अपॉन में क्या रख दें, 2 पाई इंटू में C, यही होगा, इज इक्वल टू 3142। क्या 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ क्या बचा है, 1 अपॉन 3142 इंटू C, और यहाँ 3140। क्या हम 1 अपॉन C भी निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा। अरे अब ये तो सॉल्व कोई भी कर लेगा, मैथ से सॉल्व करना है इसको, सर हम इसको ऐसे सॉल्व कर दे रहे हैं, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 3142 का स्क्वायर हो जाएगा। कैपेसिटर तो बहुत बड़ा होता है ना, यूनिट में अगर देखें तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो हम इसको माइक्रो मिनी में चेंज करेंगे, बट अभी फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से अगर देखना है तो हमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये 1 अपॉन C है, देखो ध्यान से, 1 अपॉन C है तो ये C होगा, तो क्या 1 अपॉन 3142 का उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल। अब बताओ क्या ये छोटी वैल्यू नहीं आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, कैपेसिटर तो ऐसे भी बहुत छोटा होता है उसका कैपेसिटर। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो इसको सॉल्व करना, 3142 का स्क्वायर करके डिवाइड, उसका आंसर आ रहा है पता है 0.11 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, जल्दी करिए, क्वेश्चन यहाँ लिखा है, नोट करिए, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। एक कैपेसिटर जिसका ध्यान से सुनो, जिसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स से, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। अब करंट कौन सा हो सकता है, या तो RMS या तो पीक, कुछ भी हो सकता है, उसने बोला नहीं है कौन सा निकालना, जो तुम्हारी मर्जी, RMS भी निकाल सकते हो और पीक भी।
और फिर क्वेश्चन में एक पार्ट और जोड़ दिया, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी ली गई है उसको डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 100, तो उस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस फिर निकालना है और फिर क्या निकालना है, करेंट। ठीक है, निकालो, ये तो बहुत आसान है सर, कर सकते हैं। जल्दी करिए। आया? अरे किसी का आया आंसर? किसी का है आंसर? बैठ के बस बात करो पीछे। ये क्या दिया है पीछे बताएं टोपी वाले लोग, ये क्या दिया है? क्या? अरे बोलो, टोपी वाला ही कोई बोला है? हाँ, निकाल दिए टोपी तुम? क्या यही होगा? ये कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटर का माइक्रोफैरेड यूनिट से देखो कैपेसिटेंस होगा, कितने वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, तो क्या ये VRMS दिया है ना, पूरा लिखो VRMS है सर, कितना दिया है 220 वोल्ट। सर फ्रीक्वेंसी कितनी पहले दी गई है 50 हर्ट्ज, बस यही तो दिया है, और कुछ दिया है क्वेश्चन में नहीं। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सर हमें निकालना है XC, XC होता है 1/ωc, ओमेगा की जगह पे क्या रख देंगे 2πfc। अब क्या ये निकाल नहीं लोगे सर? F पता है, पाई पता है, C पता है, रख दो, बार बार वही क्वेश्चन करें। दूसरा क्या निकालना है? करंट। सर करंट कौन सा निकालें? भाई मेरे RMS निकाल लो, उसने बोला थोड़े है, हमारी मर्जी, हम RMS निकाल लेंगे। अगर वो पीक भी पूछता तो RMS से पीक आ जाएगा। तो सर RMS कितना है, क्या होगा VRMS अपॉन, यही होगा सर। अगर ये I0 निकालते तो ये कितना होता? ये तुम्हारी मर्जी है, मैंने बोला ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करा दिया। तो सर यहाँ पे V0 की वैल्यू तो पता है ना कितनी है, दिया है देखो। अच्छा VRMS पता है, तब इसीलिए मैंने RMS ही लिखा। चलो RMS ही लिखते हैं। तो VRMS पता है कितना दिया है 220 अपॉन XC क्या हो गया सर? ये तो निकालना है ना अभी, यहाँ निकाल के जो भी वैल्यू आएगी यहाँ नीचे रख देना, क्या है RMS आ गया। और दूसरे इसी के पार्ट का दूसरा पोर्शन बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, तो जो भी आएगा देखो ध्यान से, डबल करोगे तो ऐसा नहीं मत सोचना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये नीचे है ना, नीचे है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आएगा। जैसे मान लो ये 100 आ रहा है तो 100 में किससे मल्टीप्लाई कर दें
क्योंकि नीचे फ्रीक्वेंसी है सर, तो नीचे ही 2 आएगा, तो 1/2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। या अगर तुम्हें नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो एक बार करके देखो, छोटे नंबर लेके देख लो कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि डबल ट्रिपल करना हो सकता है क्वेश्चन में दे तो हमें टाइम बच जाएगा पूरा कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी दी है ना, ऐसा नंबर ले लो जो छोटी छोटी वैल्यू जो कट पिट जाए, समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं फ्रीक्वेंसी अगर ले लेता हूँ 7/22, ठीक है, मैंने फ्रीक्वेंसी पहले कितना ले लिया 7/22 और कैपेसिटेंस को ले लिया 1। अब बताओ कितना आएगा आंसर। सर पाई कितना होता है 22/7, तो क्या ये पूरा कट जाएगा, 2 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आएगा। अब इसका डबल करोगे तो 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा, बट ये पूरे 1/2 का डबल है। उसने बोला किसका बस डबल करना है, फ्रीक्वेंसी का, तो इसका मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कहाँ आया था, नीचे 1 में आएगा ये भी ना। डबल का मतलब ये अभी मैंने बोला XC इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है F, तो F नीचे रहेगा हमेशा। या तो तुम नंबर रख के करो, सिंपल सी बात है, सारी वैल्यू रख के करो। पहला वाले पार्ट में F की वैल्यू 50 रख लेना, बताओ कितना होगा 2 पाई F की जगह क्या रखे हो 50, और C कितना है 1.50 10⁻⁻, ठीक है, रख के सॉल्व करो। सब जीरो जो कट रहा है काटो, बाकी 10 का पावर प्लस ऊपर जाके प्लस हो जाए, जो XC आएगा यहाँ रख देना। अगले केस में बस 50 को क्या कर देना 100, फिर सॉल्व करना, जो आएगा उस वैल्यू को फिर से इसमें रखना, तो क्या हमें नया IRMS मिल जाएगा। वही दो चीज़ फिर से पूछ लिया उसने डबल करने पे। क्लियर है, रख के सॉल्व कर लेना इन चीज़ों को। बाकी अब कल टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अब आज तो पढ़ाएंगे तो फिर समय लगेगा। कल हम 2 सर्किट पढ़ेंगे। कौन कौन से 2, क्या कोशिश किया जाएगा तीनों, मगर पहले एक एक पे पढ़ के क्वेश्चन अब करेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा और बड़े बड़े होंगे क्योंकि कम्बिनेशन होंगे, एक L आएगा और एक क्या आएगा R आएगा। तो कल हम पढ़ेंगे LR सर्किट एंड LC सर्किट, ठीक है। ये 2 सर्किट कल पढ़ेंगे और इन्हीं पे 2 पे क्वेश्चन करेंगे। पढ़ के आइएगा थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके, और वो चार्ट पूरा कॉपी में बनाना, कॉपी को ऐसे लैंडस्केप मोड में करना, ऐसे घुमाना है, ऐसे चार्ट बनेगा, ठीक है। क्या हुआ